दर्शकों नमस्कार। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो और माँ अष्टलक्ष्मी आपको सभी धन, संपदा और नॉलेज से आपको आशीर्वाद दे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जनरल डिस्कशन। देखिए, अब कंप्यूटर है। कंप्यूटर में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी एक्टिविटी होती है हम उसको स्टोर कर लेते हैं, उसमें मेमोरी होती है। अब ये तो एक नॉन लिविंग चीज़ है, नॉन लिविंग आइटम है, इसमें भी मेमोरी है। ठीक उसी तरीके से जीव कौन है? हम खुद हैं। बृहस्पति जीव को दर्शाता है और इसके साथ कौन जुड़ी हुई है? आत्मा, सूर्य। तो हम कौन हुए? जीव आत्मा। जुपिटर और सूर्य के मिलने से क्या बना? जीव आत्मा। देखिए, आज हम जनरल बात कर रहे हैं क्योंकि दिवाली है, सभी लोग बिजी हैं, लंबा लंबा लेक्चर कोई नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर दिवाली के दिन जो एंटिटीज़ हैं, साधनाएं हैं, तंत्र की हो, मंत्र की हो या सिद्धि की हो, रेकी की हो, सभी तरीके के तंत्र, मंत्र, साधना, रेकी, ये अमावस्या या दिवाली के दिन, ज़्यादातर दिवाली के दिन मैक्सिमम लेवल पे सिद्धि मिलती है और इन चीज़ों का खुद ही एक्टिवेशन होता है। तो मेरा कहना ये है कि आज आप अगर रेकी करते हैं तो इसका मैक्सिमम यूज़ लीजिए। रेकी कीजिए अगर आपको आती है और ब्रह्मांड से रेकी लीजिए। कोई साधना है, किसी चीज़ की, किसी मंत्र की सिद्धि करनी है, आज रात 12 बजे से शुरू हो जाइए और सुबह तक उस साधना में लीन रहिए। उसके कुछ नियम होते हैं जिसे आप जानते ही होंगे, और कुछ भी नहीं जानते तो एक घी का दीपक जला लीजिए, आसन बिछा लीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती साथ में रख लीजिए और एक जल का लोटा जिसमें थोड़ा गंगा जल, एक सिक्का, उसके ऊपर ओम और सत्या बना लीजिए और कुछ मीठा डाल लीजिए। चारों साइड में आप आम के पत्ते लगा लीजिए, मौली से बांध दीजिए, नारियल रख दीजिए, उसमें कुछ दक्षिणा रख दीजिए। साधना के बाद उसको मंदिर में दे दीजिए। कोई भी मंत्र जिसकी आपने सिद्धि पानी हो, मान लीजिए महामृत्युंजय मंत्र ही है, मान लीजिए रेकी का ही है, तो चक्रास एलिवेशन आज बहुत तीव्र होगी, शक्ति एकदम से एलिवेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आज ये ब्रह्मांड की एनर्जी को दिवाली पर आप यूज़ कीजिए। और आज मैं बहुत से लोगों की रेकी भी कर रही हूँ, तो जिन लोगों ने रेकी हीलिंग करानी है वो पूरी रात मैं अवेलेबल हूँ। आई कैन डू रेकी हीलिंग टू दैम। आप मेरे मेल एड्रेस snehkapoor1812@gmail.com उस पर मुझसे रेकी हीलिंग ले सकते हैं। अच्छा, अब बात कर रहे थे हम मेमोरी की। देखिए, लर्निंग दो तरह की होती है। हम सारा दिन अपने काम में लिप्त रहते हैं, कर्म तो करते ही रहते हैं। जीवात्मा या हमारा शरीर कर्म से जुड़ा हुआ है,
तो लर्निंग दो तरह की होती है, एक मरकरी की और एक चंद्रमा से। मरकरी क्या शो करता है? इंटेलेक्ट, हमारी लर्निंग का कारक है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। और हमारे ब्रेन में भी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट अलग अलग हैं, जिनमें कॉन्शियस लर्निंग हो जाती है और एक में अनकॉन्शियस जाती है। तो जो मरकरी की लर्निंग है, दैट इज कॉन्शियस लर्निंग। जो 5th हाउस है वो आपका लर्निंग से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर अगर मरकरी बैठा है तो इट विल बी कॉन्शियस लर्निंग, मतलब आप जानबूझकर उसको, मतलब आपको एफर्ट्स लगा रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, और वो हमारे माइंड में स्टोर होता जा रहा है। एक होती है अनकॉन्शियस लर्निंग। वो कौन करता है? वो हमारे मन के द्वारा होती है, चंद्रमा के द्वारा होती है। आप किसी चीज़ को देखते हैं, उसकी फ़ोटो ब्रेन ले लेता है, मेमोरी के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और जब आपको ज़रूरत होती है, जैसे कंप्यूटर में से आप मेमोरी निकालते हैं, उसी तरीके से ये अनकॉन्शियस लर्निंग वहाँ पर स्टोर हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा अभिमन्यु। अभिमन्यु जब माता के गर्भ में था तो उसने अनकॉन्शियस लर्निंग कर ली थी। उसने चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था, लेकिन वो उससे बाहर निकलना नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि उस वक़्त माता को जो नींद्रा आ गई थी और वो भी खुद भी सो गया था गर्भ में, तो इस वजह से आधा पार्ट सीख पाया। तो ये दिस इज़ कॉल्ड अनकॉन्शियस लर्निंग, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। अब बच्चा जैसे धीरे धीरे बढ़ता है तो वो देखता है, बाहर बाहर संसार में आता है, चारों तरफ देखता है, तो वो क्या होता है, अनकॉन्शियसली वो उसको लर्न करता चला जाता है कि चीज़ कैसे उठाते हैं, कैसे खाते हैं, खाना क्यों ज़रूरी है। ये जैसे जैसे अब इसीलिए कहते हैं कि परिवार का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा बच्चे के संस्कारों को बनाने में इफ़ेक्टिव होता है। तो घर का जो संस्कार हैं वो आप अच्छे रखिए, तो आपके बच्चे की जो जो लर्निंग है, अनकॉन्शियस लर्निंग है, वो अच्छी होगी। कॉन्शियस लर्निंग तो ठीक है, आप सिखा देंगे, और क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसके डीप अनकॉन्शियस माइंड में वो लर्निंग सेटल हो जाती है, वहाँ जाके जमा हो जाती है, जिसको वो अपनी लाइफ में आगे खुद यूज़ करता है, और वैसा ही वो संसार में बिहेव करता है, अपने आगे बच्चों को सिखाता है। अगर कोई बड़ा हो जाता है तब हमें सिखाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब वो दैट इज़ कॉन्शियस लर्निंग। हम कहते हैं कि ये बच्चा ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि अनकॉन्शियसली जब बच्चा ग्रो कर रहा था, उसने परिवार में या अपने सोसाइटी में जो कुछ भी होते देखा वो उसने ग्रैस्प कर लिया, और वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो है समा गया। तो जिन लोगों का चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होता है, केतु क्या करता है? केतु इज अनकॉन्शियस लर्निंग, मतलब वो उसका हेड तो है नहीं, अनकॉन्शियसली वो सीखता रहता है, वो अपने अंदर ही रहता है, बाहर के संसार से वो इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी जो लर्निंग है अनकॉन्शियस है। जिसका भी चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होगा, मान लीजिए अश्वनी में है, अश्लेषा में है, मघा, मूला, ज्येष्ठा, रेवती, ये केतु के नक्षत्र हैं। रेवती तो सॉरी उसका है, मरकरी का नक्षत्र है, और ज्येष्ठा ये जो मैंने बताया है ये मूल नक्षत्र हैं, मूल नक्षत्र हैं। ये जो 6 बताएं ये मूल नक्षत्र हैं। तो अश्वनी नक्षत्र किसका है? केतु का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र किसका है? केतु का नक्षत्र है। मूला नक्षत्र किसका है? केतु का नक्षत्र है। तो ये इनका जो ये
सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इस वजह से इन लोगों में बहुत अत्यधिक इंट्यूशन होता है। मतलब जिसका भी मघा नक्षत्र हो, मूला नक्षत्र हो और अश्वनी नक्षत्र, मतलब केतु के नक्षत्र, जिसका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा है, वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करे तो वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा। आपने देखा होगा कि आपका चंद्रमा जहाँ भी बैठा होता है, जिसके नक्षत्र में बैठा होता है, जिस घर में बैठा होता है, आप सबसे ज़्यादा खुशी कब महसूस करते हैं? जहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा होता है, वहाँ पर मान लीजिए आपका चंद्रमा छठे घर में बैठा है, तो आप देखेंगे आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होगी? जब आप सेवा में लीन होंगे, जब आप सेवा कर रहे होंगे, जब आप वक्त से जिस दिन आप वक्त से उठेंगे, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप लोगों की सेवा कर रहे होंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलेगी। चंद्रमा अगर चौथे घर में है तो सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलेगी? या आपका आपका चंद्रमा चौथे घर में है, तो जब आप घर में होते हो तो आपने देखा होगा आपको बहुत बहुत अधिक खुशी मिलती है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा जहाँ भी बैठा होगा, जिस घर में, उससे रिलेटेड वो काम करेगा तो उसको खुशी मिलती है। तो जैसे मान लीजिए किसी का चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है, तो वो राइटिंग करता है, या मरकरी बैठा है वहाँ पर, तो वो राइटिंग करता है। मरकरी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, या चंद्रमा अगर मरकरी के नक्षत्र में बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्ति को जब वो राइटिंग लिख रहा होगा, या कोई बुक पढ़ रहा होगा, या लर्निंग कर रहा होगा, तो उसको सबसे ज़्यादा शांति मिलेगी। सबसे ज़्यादा शांति उसको कब मिलेगी? जब वो राइटिंग में इन्वॉल्व होगा। तो जिन लोगों का मूल मतलब केतु के नक्षत्र प्लस जिन लोगों का जन्म मूलों का है, मूल नक्षत्र में हुए हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड अत्यधिक एक्टिव होता है। ठीक है। और अवचेतन मन क्या क्या दिखाता है? अवचेतन मन प्रकृति को दिखाता है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। और केतु किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसकी जो लर्निंग है वो नेचर को ज़्यादा लाइक करता है। किस वजह से? क्योंकि वो केतु का नक्षत्र है, अनकॉन्शियस लर्निंग है उससे जुड़ी हुई। और जो केतु है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो उसकी अनकॉन्शियस लर्निंग प्रकृति से होती है। अब अगर दो ग्रह हैं, केतु और राहु, तो केतु किसकी बात करेगा? केतु बात करेगा आत्मज्ञान की, इंटरनल जर्नी पे को वो लाइक करेगा, आत्मा का ज्ञान। लेकिन जो राहु है वो किसकी बात करेगा? केतु आत्मज्ञान की बात करेगा, प्रकृति की बात करेगा, मुक्ति की बात करेगा। और जहाँ पर केतु ड्रिवन व्यक्ति होगा, जब वो कहीं ऐसी जगह पर बैठा होगा जहाँ पे आत्मज्ञान की बातें हो रही हैं, जहाँ वो नेचर में बैठा होगा, झरना चल रहा होगा, फूल खिले होंगे, बाग में होगा, गार्डन में होगा, ऐसी जगह में अकेला बैठा होगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत खुश होगा, उसको एंजॉय करेगा। जहाँ पर मुक्ति की बातें हो रही होंगी, वहाँ पे केतु ड्रिवन व्यक्ति विल एंजॉय। अब ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिष जिसका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, जिसका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, मान लीजिए उसमें अश्वनी नक्षत्र में है,
और मघा में है, मूला में है, तो ये केतु के नक्षत्र हैं, तो ऐसा व्यक्ति के लिए ज्योतिष वरदान है। मतलब अगर आपका अश्वनी नक्षत्र है, आपका मघा नक्षत्र है, मूला नक्षत्र है, तो आप ज्योतिष कीजिए, आप ज्योतिष से जुड़ जाएगी, तो आपको सक्सेस मिलेगी, हर फील्ड में सक्सेस मिलेगी। और आप देखेंगे कि जिस वक्त आप ज्योतिष कर रहे होंगे, आप सबसे ज़्यादा खुश होंगे। राहु क्या कहता है? राहु कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। वो विज्ञान में, राहु विज्ञान है, वो विज्ञान में मतलब साइंटिफिक चीज़ों पर विश्वास करता है। और केतु क्या है? ऑर्थोडॉक्स, मतलब जड़ है, जड़ तक जाता है, रिसर्च है। तो इस वे में वो मतलब रिसर्च करता है, ढूंढता है, पकी पकाई चीज़ें नहीं लेता। अब केतु ड्रिवन व्यक्ति को भले ही आप दो ऑप्शन दीजिए कि देखिए वहाँ पर जाएंगे, मीटिंग करेंगे, वहाँ से हमें इतने पैसे मिलेंगे, या दूसरी ऑप्शन देगा कि चलो वहाँ पर जाएंगे, ज्योतिष करेंगे, वहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है, हो सकता है वहाँ पैसा ना मिले। तो वो कहेगा नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, जहाँ पर ज्योतिष हो रहा है वहाँ चलते हैं। तो जो केतु वाला व्यक्ति है, जहाँ पर ज्योतिष की बातें चल रही होंगी, वहाँ वो खुशी फील करेगा। तो उसको पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, उसको ज्योतिष, ऑकल्ट, तंत्र मंत्र, रिसर्च, ऐसी बातें में वो, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष है। वो डिटैचमेंट शो करता है। वो एक्चुअली वो आया ही जो संसार में है, इस संसार में है, वो आया ही मोक्ष के लिए। उसका पर्पस लिप्त होना नहीं है। अगर वो लिप्त हो जाएगा, संसार में लिप्त हो जाएगा, तो उसका पर्पस खत्म हो जाएगा। उसको पता है मेरा क्या पर्पस है, वो अपने पर्पस को पूरा करने के लिए आया है, मोक्ष। और जब केतु चौथे घर में और 8वें घर में और 12वें घर में, आप देखिए जनरली कहते हैं 4, 8, 12 जो है घर, सॉरी 8, 12, 4 को नहीं, 8, 12 को अच्छा नहीं बताते। लेकिन जब केतु चौथे घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो और 12वें घर में बैठा हो जिसके भी, तो बहुत अच्छा है। क्यों? बेस्ट माना जाता है 9वें घर में, चौथे, 8वें और 9वें घर, 12वें और 9वें घर में। क्यों? क्योंकि ये जो है मोक्ष के घर हैं। चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये मोक्ष का घर है। और केतु जब 9वें घर में बैठता है तो बेस्ट है। ये गाइडेंस देता है आपको। क्या देता है? गाइडेंस। ये गाइडेंस से जुड़ जाता है कि जिस व्यक्ति का केतु 9वें घर में होगा, वो आपको बहुत अच्छी या बुरी, कैसी भी आपको गाइडेंस चाहिए, मतलब कोई भी, वो अच्छी ही गाइडेंस देता है बेसिकली। केतु आपको ऐसी गाइडेंस देगा, अगर 9वें घर में केतु बैठा है, ऐसी दुनिया का कोई व्यक्ति आपको गाइडेंस नहीं दे सकता। और जब चौथे घर में बैठता है, 8वें घर में बैठता है और 12वें घर में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तभी तो जब चौथे घर में केतु बैठता है, वो अपने जो है जड़ है, जड़ को तो मतलब अपने संस्कारों को तो नहीं छोड़ता, लेकिन रिसर्च करता है ना, इस खोज में वो जगह जगह चला जाता है, फॉरेन कंट्री चला जाता है, फॉरेन कंट्री जाकर सेटल हो जाता है। केतु, अगर आपके लग्न में केतु बैठा है, तब आप क्या करेंगे? सिंपल रहिए, साधारण रहिए। धर्म का घर में है, धर्म के घर में है, धर्म से जुड़े रहिए।
केतु अगर आप उसमें देखें जो 159 ये धर्म का घर है, तो पहले घर में ये आपको ज़बरदस्त इंट्यूशन देगा। 5वें घर में ये आपकी लर्निंग कराएगा। 9वें घर में ये आपको गाइडेंस देगा, राइट। और 2, 6, 10 अगर यहाँ पर केतु बैठा है तो ये क्या है? अर्थ त्रिकोण है। यहाँ पर बैठकर केतु आपको अत्यधिक धन देगा, अत्यधिक धन देगा। पर उस धन में आपने लिप्त नहीं होना है। सबसे बड़ा केतु का ये है, आप सिंपल रहिए, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आप छोटे छोटे काम कीजिए, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जब 4, 8, 12 का मैंने बता दिया है, छठे घर में वो सेवा करवाता है। 7वें घर में जब केतु होता है तो वो मतलब मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस लाता है, बट ऐसे में यहाँ बैठकर वो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो लोगों के लिए काम करता है, पब्लिक के लिए काम करता है, खुद के लिए नहीं करता है। और 11वां घर में अगर केतु है तो यहाँ बैठा केतु मदर के लिए अच्छा नहीं होता, पर उसको नेम फेम बहुत मिलता है। सोशल सर्कल उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको मदद करता है। 10वें घर में केतु हो, फ्लक्चुएशन आती रहेगी, आपके प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन आएगी। तो आपको ज़रूरत है कि आप टिक कर काम करें अगर आपका 10वें घर में केतु है, राइट। तो ये था इट वॉज ए जनरल टॉक, मतलब सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस लर्निंग, केतु, ये सब क्या है। अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, केतु आपको परेशान करेगा। केतु की दशा में लोग, केतु क्या फर्स्ट हाउस में अगर आपका केतु है फर्स्ट हाउस में, क्या दर्शाता है? केतु ना कॉर्नर्स दर्शाता है। फर्स्ट हाउस में केतु है तो आप देखिए कि आपका घर कॉर्नर का होगा, किसी बिल्डिंग के कॉर्नर का घर होगा आपका, अगर गली में है कोने का मकान होगा आपका, संकरी गली होगी, उसके पास गणेश जी का मंदिर होगा। और अगर आप घर में भी बैठे हैं तो एक कोने में बैठे नज़र आएंगे, क्योंकि सेपरेशन शो करता है ना, मिक्सअप नहीं होता है। इसको अगर फर्स्ट हाउस में केतु है तो नेम फेम तो इसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये उसको छोड़ देगा, मुझे नहीं चाहिए। और इसको छोड़ना ही अच्छा है। तो आप ऐसे पहचानेंगे कि इसका केतु फर्स्ट हाउस में होगा अगर ये कॉर्नर के मकान में रह रहा है, इसका ये इंट्यूशन पे काम कर रहा है, ये जो है इसका केतु ज़रूर फर्स्ट हाउस में होगा। तो दर्शकों, ये था जनरल टॉक अबाउट कॉन्शियस अनकॉन्शियस लर्निंग, केतु। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका केतु, इस व्यक्ति का केतु किस घर में है। तो इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको रेकी हीलिंग करवानी है तो आप मुझे मेरे जीमेल पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको
डिस्टेंट रेकी दूंगी, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन रेकी हो जाती है। और 2 आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं दर्शकों के लिए पूरी रात जागूंगी, क्योंकि मुझे भी सेल्फ इंटरेस्ट है, मुझे भी कुछ मंत्रों का जाप करना है, माता लक्ष्मी की इंतज़ार करनी है। तो आई ब्लेस यू ऑल ऑन दिस दिवाली। में अष्टलक्ष्मी माता आपको सभी धन दौलत प्रतिष्ठा मान सम्मान सभी से नवाजे। तो धन्यवाद फॉर लिसनिंग मी so patiently. Once again, happy Diwali.